बहुत समय पहले की बात थी। गंगा किनारे हरियापुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उसी गांव में रामदीन नाम का एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बना रहा था कि तभी वहां पर रामदीन का पड़ोसी सुखिया आ गया। अरे रामदीन, क्या हुआ भाई? बड़ी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। क्यों भाई, क्या है? ये सुनकर रामदीन बुरी तरह से क्रोधित हो गया। अरे फिर से आ गया। कितनी बार कहा है सुखिया तुझे कि जब मैं काम करूं तो पीछे से ऐसे टोका मत कर। एक तो मैं वैसे भी गरीबी से जूझ रहा हूं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मिट्टी के मटके और दीपक बनाकर परिवार का पेट पालता हूं, और तू हर रोज आकर मुझे काम करते समय टोकने लगता है? सुखिया मुस्कुराते हुए बोला। अरे तुम तो बुरा मान गए रामदीन, ऐसे थोड़े ना गुस्साते हैं भैया। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम तो बेवजह गुस्सा करते हो। ठीक है भैया, करो करो, बुरा मत मानो, काम करो, जूझो नहीं बहुत, करो करो करो। इतना बोलकर सुखिया वहां से चला गया और रामदीन फिर से मटके बनाने में लग गया। कुछ देर बाद रामदीन काम करके अपने घर के अंदर गया, जहां पर उसकी गर्भवती पत्नी गौरी बैठी थी। आप आ गए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रामदीन हाथ धोने चला गया। कुछ देर बाद भोजन करके रामदीन गौरी से बोला। अरे न जाने कब हमारी गरीबी खत्म होगी गौरी, अब तो केवल तुम्हारा ही आसरा है। ये सुनकर गौरी चौंक गई। क्या मतलब? देखो गौरी, अब हम अकेले ही मिट्टी के मटके और दीपक बनाकर बेचते हैं। अकेले कितना करेंगे? अगर तुम एक पुत्र को जन्म दोगी तो कल को वो बड़ा हो जाएगा और मेरे काम में हाथ बटाएगा। इससे घर में धन अधिक आएगा और देखते ही देखते हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्या कहती हो? अपने पति की बात सुनकर गौरी चिंता में पड़ गई। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर पुत्री हुई तो? ये सुनकर रामदीन के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। अरे तो कान खोल के सुन लो गौरी, तुम्हें एक पुत्र को जन्म देना है, पुत्र को। अगर पुत्री हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना तुम। ये सुनकर गौरी डर गई। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये मेरे हाथ में है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए बस। वैसे भी मैं गांव में सबसे कह चुका हूं कि मेरी पत्नी गौरी सुंदर पुत्र को ही जन्म देगी। अगर कहीं गलती से पुत्री हो गई तो फिर गांव में मेरा हर कोई मजाक उड़ाएगा, समझ गई? इतना कहकर रामदीन गुस्से से वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ दिन बाद रामदीन मिट्टी के बर्तन बना रहा था कि तभी सुखिया वहां दौड़ता हुआ आया। सुखिया को देखकर रामदीन क्रोधित हो गया। अरे तू फिर से आ गया? अरे रामदीन, इस बार मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारी पत्नी को फिर से पीड़ा प्रारंभ हो गई है और वो दर्द से करा रही है, जल्दी चलो। ये सुनकर रामदीन चौंककर उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। लगता है आज वो दिन आ ही गया जिसका मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। इतना कहकर सुखिया दौड़ते हुए चंपा दाई के पास चला गया। दाई, जल्दी चलिए, रामदीन की पत्नी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है, जल्दी चलिए। चंपा दाई तुरंत सुखिया के साथ रामदीन की झोपड़ी में चली गई।
सुखिया और रामदीन घर के बाहर बेसब्री से चंपा दाई के बाहर आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद चंपा दाई एक सुंदर पुत्री को लेकर बाहर आ गई। तेरे तो भाग्य खुल गए रामदीन, तेरे घर पर लक्ष्मी आई है। तेरी पत्नी ने कितनी सुंदर पुत्री को जन्म दिया है। ये सुनकर रामदीन बुरी तरह से क्रोधित हो गया और घृणा भरी नजरों से अपनी पुत्री को देखते हुए बोला, अरे इस मनहूस खबर को तुम तो ऐसे सुना रही हो मानो मेरे भाग्य खुल गए हो। तू कैसी बातें कर रहा है रामदीन? बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। अरे बड़ी होकर ये कौन सा मेरे काम में हाथ बटाएगी? उल्टा इसके विवाह की चिंता में मेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। मैं इसके दान दहेज का इंतजाम कहां से करूंगा? मैं तो वैसे भी एक गरीब कुम्हार हूँ। अरे क्या हो गया है समझ नहीं आता। चंपा दाई ने गुस्से से रामदीन की पुत्री को रामदीन के हाथ में थमा दिया। अपनी पुत्री को पकड़ और अपनी सोच को सही कर। जरूरी नहीं कि जिनके घर पर पुत्र पैदा होते हैं उन्हीं के भाग्य बदलते हैं। जिनके घर पर पुत्रियां पैदा होती हैं उनके भी भाग्य बदलते हैं। इतना कहकर चंपा दाई गुस्से से वहां से चली गईं। रामदीन गुस्से से अपनी पुत्री को लेकर सीधा अपनी पत्नी के कमरे में चला गया। अपने पति को देखकर गौरी डरे हुए अंदाज में बोली, कितनी सुंदर पुत्री है हमारी। मैं सोच चुकी हूँ, इसका नाम राधा रखूंगी। गौरी इतना ही कह पाई थी कि तभी रामदीन ने गुस्से से अपनी पुत्री राधा को गौरी की चारपाई पर पटक दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? सही कर रहा हूँ। तूने तो मेरा सारे गांव में मुंह काला करवा दिया गौरी। अब मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मेरे घर पर तो पुत्र होने वाला था। अरे बड़ा कहता था पुत्र होगा, ऐसा कहेंगे सब मुझे। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत कहिए। देखिए आपकी पुत्री कितनी सुंदर है। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा गौरी। बस बात करती है। इतना कहकर रामदीन गुस्से से पैर पटकता हुआ अपने घर से बाहर निकल आया। समय ऐसे ही बीतने लगा और रामदीन के मन में अपनी बेटी राधा और पत्नी गौरी के प्रति नफरत बढ़ती गई। अब वो घर पर भी बहुत कम जाने लगा। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। एक दिन सुबह रामदीन काम पर जा रहा था कि तभी उसकी मासूम पुत्री राधा कहती है, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी। रामदीन ये सुनकर क्रोधित हो गया और एक जोरदार चांटा राधा के गाल पर जड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? ये देखकर गौरी बुरी तरह से क्रोधित हो गई। बस कीजिए, बहुत हो गया। एक तो वैसे भी 2 दिन से आपने खर्चे के लिए घर पर कुछ भी नहीं दिया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी कल से भूखी है। शायद इसी वजह से वो आपके पास आई थी, लेकिन आपके डर की वजह से वो ये भी नहीं कह पाई कि वो कल से भूखी है और आपने अपनी ही बेटी को इतनी बेदर्दी से थप्पड़ मार दिया। बस बहुत हो गया। अब मैं तुझे और तेरी बेटी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। रामदीन ने तुरंत गौरी और अपनी 5 वर्षीय पुत्री राधा को पकड़कर धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई। तभी वहां पर सुखिया आ गया। ए रामदीन, ये तू क्या कर रहा है? अरे तू फिर से आ गया। मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है सुखिया। सोचा था कि पुत्री होने के बाद शायद मुझे कोई पुत्र हो जाए, लेकिन इन 5 वर्षों में शायद ये माँ बनने के लायक बची ही नहीं।
तो अब कहां से पुत्र जनेगी? अब मुझे इससे छुटकारा चाहिए। मैं इसे अपने घर पर नहीं रख सकता। तभी वहां पर चंपा दाई भी आ पहुंची। तेरी पत्नी बहुत सीधी सादी है, बेचारी तेरे साथ गरीबी में जीवन यापन करती है और उफ तक नहीं करती। उस पर इतना अत्याचार मत कर। ए दाई, हमारे घर के मामले में पड़ने की कोनो जरूरत नहीं है। चंपा दाई, अपने काम से काम रखो, समझी? चंपा दाई गुस्से से वहां से चली गई और रामदीन ने अपने घर के दरवाजे अपनी पत्नी और पुत्री के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। गौरी के पास कोई सहारा नहीं बचा था। वो अपनी बेटी राधा को कलेजे से चिपकाकर जंगल की ओर चल दी और भूखी प्यासी भटकने लगी। काफी देर के बाद उसे एक सुनसान पहाड़ी पर एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। दिन ढल चुका था। गौरी अपनी पुत्री राधा से बोली, तू हिम्मत मत हार बेटी, सब कुछ सही हो जाएगा। अब हम उस दुनिया में नहीं रहेंगे जहां पर इंसानियत बची ही ना हो। चल उस गुफा के अंदर चलते हैं। रात होने वाली है और रात में जंगली जानवरों का खतरा ज्यादा हो जाता है। गौरी राधा को लेकर गुफा के अंदर चली गई। राधा माँ से बोली, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। गौरी फूट फूट कर रोने लगी और राधा को बोली, मैं जानती हूँ मेरी बेटी, तूने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए कहीं ना कहीं से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर गौरी गुफा से बाहर निकल गई। वो कुछ ही दूर गई थी कि तभी एक जंगली शेर जो काफी देर से वहां खड़ा था, अचानक उस पर झपटा और कुछ ही देर में गौरी को मार कर खा गया। इधर गुफा में राधा बहुत देर तक अपनी माँ का इंतजार करने लगी। माँ के ना लौटने पर वो फूट फूट कर रोने लगी और बार बार आवाज लगाने लगी, माँ, माँ, तुम कहाँ हो? मुझे भूख लग रही है। गुफा के ठीक बाहर एक गाय और बैल खड़े हुए थे। राधा की चीख उनके कानों तक पहुंची तो गाय बैल की ओर देखने लगी। बैल ने गाय से कहा, लगता है मनुष्य की बेटी गुफा के अंदर है। हाँ, और उसकी चीख में माँ की तड़प साफ दिखाई दे रही है। चलो चलकर देखते हैं। गाय और बैल दौड़ते हुए गुफा के अंदर चले गए। वहाँ राधा रो रही थी। ओहो हो, लगता है ये बेचारी अपनी माँ को पुकार रही है। अरे मुझे याद आ गया, कुछ देर पहले एक स्त्री जंगल में घूम रही थी। तभी एक शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। मुझे लगता है कि ये उसी की बेटी है। ये सुनकर बैल की आंखों से आंसू बहने लगे। बेचारी, इसको तो ये भी नहीं पता कि इसकी माँ कब की इसे छोड़कर जा चुकी है और ये शक्ल से काफी भूखी लग रही है। ए, तुम इसे दूध काहे नहीं पिला देती हो? रो मत बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिता। हम दोनों ही तुम्हारी परवरिश करेंगे। तुझे भूख लगी है ना? ये लो, दूध पी लो। मेरी माँ खाना लेने के लिए गुफा के बाहर गई थी। मैंने उन्हें बहुत आवाज दी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। तेरी माँ ने ही हम दोनों को यहाँ पर भेजा है। वो कुछ दिन बाद वापस आ जाएगी। तब तक हम ही तेरी देखभाल करेंगे। इतना कहकर गाय ने अपना थन राधा के आगे कर दिया और बोली, ले, माँ समझकर मेरा दूध पी ले। राधा गाय का दूध पीने लगी। उस दिन से राधा गाय और बैल के पास रहने लगी।
गाय रोज राधा को अपना दूध पिलाती और बैल जंगल से फल लाकर उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता।